पूर्व कक्षा में संचयन की बुक का हरिहर काका पाठ पूर्ण रूप से अध्ययन अध्यापन करते हुए उसे समाप्त किया। उस पे कल ही हमने विराम कर लिया। अब उसके पश्चात आज हिंदी व्याकरण से संबंधित आपका अति महत्वपूर्ण शीर्षक जो आप यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा देख रहे हैं, वाक्य विचार। वाक्य पर विचार, वाक्य के प्रमुख भेद और उन वाक्यों को एक से दूसरे वाक्य में रूपांतरित करने की समस्त प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपके इस विषय से संबंधित जो प्रश्न है वो 4 नंबर का, 4 अंक का आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो इस विषय की पूरी जानकारी भी प्राप्त करनी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले बात आती है वाक्य। जैसा कि आप अपनी पूर्व कक्षाओं में ही इस बात का ज्ञान प्राप्त करते आ रहे हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चे को जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे हम उसको जो वर्णमाला है वो सिखाते हैं। उन वर्णों से 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द या 4 अक्षर के शब्द निर्माण करना सिखाते हैं। उन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करते हुए छोटे से बड़े वाक्य निर्माण करना सिखाते हैं। यही वे वाक्य हैं जिनके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों से हम लाभान्वित होते हैं। तो वाक्य क्या है? वाक्य की ये परिभाषा एक सामान्य परिचय के तौर पे परिलक्षित होती है कि वाक्य वह इकाई है, वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है और दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं समझता है। यानी भाषा की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? वाक्य। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के परस्पर सार्थक मेल से बने शब्द और शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वाक्य। और यही वाक्य जो है हमारी भाषा का निर्माण करते हैं, भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ये तो बात आती है इसके सामान्य परिचय की। इसका एक सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा और भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है वाक्य। वाक्य के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। अब आता है इसका व्याकरणिक परिचय। इसकी व्याकरण के तौर पे आप क्या परिभाषा दे सकते हैं? व्याकरण के तौर पे वाक्य की परिभाषा को यहाँ स्पष्ट करने से पहले हमने इस जो प्रक्रिया है उस पे गौर किया कि वर्ण सबसे छोटी इकाई, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाया, शब्दों का परस्पर सार्थक मेल वाक्य कहलाया और वाक्य को जब क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त किया जाए तो वही हमारी भाषा का निर्माण करते हैं। इस आधार पर हम इसकी व्याकरणिक परिभाषा बनाते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों या पदों। अब यहाँ पद किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पूर्व कक्षा में जो पदबंध की कक्षा थी उसमें आपको इस बात की जानकारी दी थी कि जब स्वतंत्र शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है वाक्यांश के तौर पे, तो वो शब्द न रहकर पद की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यानी शब्दों या पदों का क्रमबद्ध व्यवस्थित सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये आती है इसकी व्याकरणिक परिभाषा। जब भी आपसे पूछा जाए कि वाक्य किसे कहते हैं तो सामान्य परिचय देने के पश्चात अब हम कह सकते हैं कि और उद्धरण चिन्ह दोहरा वहां प्रयुक्त करते हुए आप इस परिभाषा को वहां स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है वाक्य होता क्या है? इसकी परिभाषा तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन वाक्य में वो कौन से गुण होने आवश्यक हैं जिसके माध्यम से हम उसे एक सार्थक वाक्य की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ वाक्य के गुण या वाक्य की विशेषताएं आती है। वाक्य की विशेषताएं यानी वाक्य में ऐसी कौन सी विशेषताएं और गुण होनी आवश्यक हैं जिसके द्वारा हम उसे एक सार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य तो मैंने बोला, जैसे मेरा वाक्य था नाव में नदी है। यहाँ मैंने पदों के क्रम को बदल दिया, ये निरर्थक हो गया
क्योंकि ये सही और सार्थक अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर रहा। मैंने यहाँ बोला खरगोश को काट कर गाजर खिलाइए, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, खरगोश को काट कर और गाजर खिलाइए, पदों का क्रम बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया, जिसके कारण से वाक्य अपने अर्थ को अनर्थ के रूप में प्रकट कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। तो इस आधार पर यहाँ वाक्य की कुछ विशेषताओं को भी इंगित किया गया है। वो वाक्य की विशेषताएं कौन सी हैं? तो सबसे पहली वाक्य की विशेषता आती है, वो है सार्थकता, यानी वाक्य अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करता है, वही सही वाक्य कहलाता है। जब कोई वाक्य अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करता है, वही वाक्य सार्थक कहलाता है। दूसरी विशेषता आती है यहाँ पर योग्यता। योग्यता को हम क्षमता भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि वाक्य में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की पूर्ण योग्यता और क्षमता होनी आवश्यक है। दोनों मुख्य बिंदुओं में अंतर देखिए, जो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है वही सार्थक है, और जो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता रखता है वही सार्थक वाक्य कहलाता है। तीसरी विशेषता के तौर पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें आकांक्षा भी निहित होती है। आकांक्षा का अर्थ है पाठक की इच्छा। पाठक की इच्छा को अगर वो तृप्त करता है तो वही वाक्य सार्थक वाक्य कहलाता है। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यानी जो वाक्य पाठक के भीतरी आकांक्षा, उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा को तृप्त करता है, वही सार्थक वाक्य कहलाता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ लिख सकते हैं निकटता। निकटता का अर्थ है कि जब कोई वाक्य लिखा जाता है, मान लो मैंने यहाँ लिखा गंगा, इतना जगह मैंने यहाँ छोड़ दिया, पश्चिम से फिर मैंने इतनी जगह छोड़ दी, पूर्व की ओर बहती है। अगर पदों में ज्यादा दूरी रखी जाए, बिना किसी अर्थ के ज्यादा दूरी प्रयुक्त की जाए, तो वह वाक्य भी अपनी सार्थकता को क्षीण बना देता है, कमजोर बना देता है, उसकी सार्थकता नष्ट हुई लगती है। अतः पदों का क्रम निकट होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट आता है पदक्रम। इतनी देर से इस शब्द का वाचन किया गया है, पदक्रम होता क्या है? जैसा मैंने आपको पूर्व में एक उदाहरण दिया कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए, यहाँ पदों का क्रम बिल्कुल बदला हुआ है। एक वाक्य और बोला, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। बात हो रही है हमारे भारत देश की, तो सारे देश के नागरिक, यहाँ पदों का क्रम गलत है। यहाँ पदों के क्रम को हमने इस तरह से व्यवस्थित किया, देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, यानी पदों को व्याकरण के नियमानुसार क्रमबद्ध रूप से ही लिखा जाए, तो जिस वाक्य में इस पदक्रम को प्रयुक्त किया जाए वही वाक्य सार्थक है। यानी व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के नियमानुसार क्रमबद्ध पद, जहां वाक्य में क्रमबद्ध पद प्रयुक्त किए जाएं, वही सार्थक वाक्य कहलाता है। और इसकी अंतिम विशेषता है जिसका हम यहाँ जिक्र करते हैं, और वो कहलाती है अन्वय। अन्वय का क्या अर्थ होता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल। मेल यानी मिलान, जिसे जोड़ भी कहते हैं। किस हिसाब से जोड़ होना चाहिए कि वाक्य के अंदर लिंग, वचन, कारक और काल, ये सभी वाक्य के संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आधार पर प्रयुक्त होने आवश्यक हैं। मोहन खाना खाती है। अब यह वाक्य जो है अन्वय के आधार पर निरर्थक है, इसे हम सार्थक नहीं कह सकते, क्योंकि मोहन यहाँ संज्ञा है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के आधार पर यहाँ जो क्रिया प्रयुक्त की जा रही है वो स्त्रीलिंग है। इस आधार पर यहाँ अन्वय का दोष है और यह वाक्य सार्थक नहीं माना जाएगा। मोहन खाना खाता है, तो संज्ञा जो आगे रखी गई है उसी संज्ञा के आधार पर जो
क्रिया है वो प्रयुक्त की जाए, तभी वो वाक्य में अन्वय यानी उनका परस्पर मेल जो है वो सटीक बैठता है। इसी वाक्य को हम सार्थक कह सकते हैं। तो इसका दोहरान करते हैं कि यहाँ वाक्य में कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक है। इन विशेषताओं के तौर पे 6 मुख्य बिंदु यहाँ आपके सामने परिलक्षित किए गए हैं। सबसे पहले वाक्य अपना अर्थ अभिव्यक्त करता है। दूसरा, वाक्य में ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे वो अपना अर्थ अभिव्यक्त कर सके। वाक्य पाठक की जिज्ञासा, पाठक की आकांक्षा, पाठक की इच्छा को भी तृप्त करता है, वही सार्थक है। वाक्य में पदों का क्रम निकट होना चाहिए, उनमें अनावश्यक दूरी नहीं होनी चाहिए। पदों का क्रम जो है वो व्याकरण के नियमानुसार ही प्रयुक्त हो। अगर पदों का क्रम व्याकरण के नियमों से उल्लंघन करता हुआ प्रयुक्त किया गया तो वह वाक्य निरर्थक हो जाएगा। और वाक्य में अन्वय यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आधार पर ही उसकी क्रिया प्रयुक्त की जानी आवश्यक है, अन्यथा बेमेल अन्वय की वजह से वह वाक्य निरर्थक हो जाएगा। तो ये बातें आती हैं हमारे एक सार्थक वाक्य के गुणों के तौर पे या विशेषताओं के तौर पे। अब हम कहेंगे कि वाक्य की परिभाषा का हमने ज्ञान किया, वाक्य का सामान्य परिचय भी हमें प्राप्त हुआ। वाक्य का जो निर्माण है वो किन 2 अंगों से मिलकर होता है, वाक्य बनता कैसे है, वाक्य का निर्माण करने में कौन से तत्व अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ बताएंगे कि वाक्य, इसका निर्माण कैसे होता है। तो वाक्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या है? वाक्य का निर्माण होता है 2 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर। पहला कहलाता है उद्देश्य और दूसरा कहलाता है विधेय। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य और विधेय को परस्पर मिलाने से ही एक वाक्य का निर्माण होता है। यहाँ मैंने लिखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों की पारिभाषिक शब्दावली क्या है, उद्देश्य किसे कहा गया है, इसकी क्या परिभाषा है, और विधेय किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, या उद्देश्य और विधेय दोनों में अंतर स्पष्ट कैसे किया जा सकता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। देखिए बेटा, वाक्य 2 अंगों से मिलकर बनता है। पहला कहलाता है उद्देश्य और दूसरा कहलाता है विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जिसके विषय में बात कही जाए, जिसके विषय में बात कही जाए वो कहलाता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाए, और वाक्य में अधिकतर बात किसके विषय में कहते हैं, कर्ता के विषय में, यानी कर्ता क्या हो गया हमारा, उद्देश्य। कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है, उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी जाती है, कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है, या कर्ता के बारे में जो क्रिया प्रकट की गई है, वह कहलाता है विधेय। इसे हमने संज्ञा दी विधेय की। ठीक है, तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है अर्थात कर्ता, उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और इसी उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वो कहलाता है विधेय, उसे विधेय कहा जाता है। इस उद्देश्य और विधेय को परस्पर मिलान करने से ही हमारे वाक्य का निर्माण होता है। तो यहाँ हमें उद्देश्य और विधेय के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जो अभी तक आपको ये जो पूरी विषय की जानकारी दी है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ है। सबसे पहला वाक्य का सामान्य परिचय और दूसरा वाक्य का व्याकरणिक परिचय या वाक्य की परिभाषा। दूसरा, वाक्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण या विशेषताएं होनी आवश्यक है। और अगला प्रश्न बनता है, वाक्य का निर्माण किन 2 अंगों या किन 2 तत्वों से मिलकर होता है, उसके बारे में बताइए या दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बात आती है कि वाक्य का निर्माण तो हो गया, लेकिन वाक्य कौन कौन से प्रकार के हैं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य पे विचार हमने कर लिया। अभी तक की जो जानकारी थी वो वाक्य पर विचार की थी।
वाक्य पर विचार हमने कर लिया, क्योंकि वाक्य का सामान्य परिचय, वाक्य का व्याकरणिक परिचय, वाक्य के महत्वपूर्ण अंग और वाक्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं या गुणों की जानकारी हमने हासिल कर ली। अब बात आती है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के भेदों को जानने के लिए वाक्य के वर्गीकरण की जानकारी आवश्यक है। अब यहाँ बात आती है वाक्य के भेद, यानी भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो वाक्य के भेद यानी वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। वाक्य का वर्गीकरण के लिए दो आधार अपनाए गए हैं। सबसे पहला आता है अर्थ के आधार पर और दूसरा आता है बनावट या रचना के आधार पर। पहला आधार है अर्थ के आधार पर और दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने ये समस्त वाक्य अपनी पूर्व कक्षाओं में अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं और इनकी जानकारी भी हासिल की हुई है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मूलभूत जो भेद हैं वो 8 हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण जो किया गया है उस आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। और रचना या बनावट के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें वाक्य के मूल रूप से 3 भेद हैं। हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, क्योंकि रचना के आधार पर मुख्य रूप से जो भेद हैं 3, उसी से संबंधित प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह भी विषय हमारी इसी मुख्य विषय का ही एक अंग है। इस आधार पर इसके महत्व को भी हम नकार नहीं सकते। अतः आज की कक्षा में इन 8 भेदों का नाम और इसका एक सामान्य परिचय आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है। तो 8 भेद कौन से हैं? सबसे पहला भेद है विधेयार्थक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, विधेयार्थक वाक्य जिसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सकारात्मक वाक्य यानी मोहन कार्य करता है, यहाँ क्रिया हो रही है यानी कोई कार्य करने का बोध है, इसीलिए इसे विधेयार्थक कहते हैं। विधान, क्रिया का विधान हो रहा है, इसलिए इसे विधेयार्थक या सकारात्मक वाक्य कहा गया। दूसरा इसी का भेद है निषेधात्मक वाक्य। इसे निषेधात्मक, जिसे नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी जिसमें क्रिया के न होने का पता चलता है। जैसे मैंने इसको नकारात्मक बना दिया, मोहन कार्य नहीं करता है, यहाँ नेगेटिविटी के रूप में इसका भाव प्रकट हो रहा है, नकारात्मक भाव आ रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाक्य आ गया निषेधात्मक वाक्य। फिर वाक्य आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक के तौर पे जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव निहित होता है, जैसे मोहन कार्य क्यों करता है और पीछे मैंने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे प्रश्न बोधक या प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा यहाँ आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य कैसा होता है? विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द जिनमें किसी भी व्यक्ति के आश्चर्य, हर्ष, शोक, उल्लास, प्रशंसा आदि के भावों को अभिव्यक्त किया जाए। अब यहाँ यही वाक्य है, मोहन कार्य करता है, तो मैंने यहाँ इसको विस्मयादि बोधक में करके ऐसे लिख दिया, शाबाश मोहन ने कार्य किया। यहाँ इसी वाक्य को मैंने विस्मयादि बोधक वाक्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब पांचवा इसका आता है यहाँ पर संदेहवाचक, यानी कार्य के होने या न होने के बीच में संदेह की स्थिति रहती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि शायद मोहन ने काम किया, यहाँ किया या नहीं इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता,
इसलिए इसमें संदेह है। यहाँ छठा मैंने लिखा संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें वाक्य की स्थिति को एक दूसरे पर आश्रित करके अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे आती है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिसके अंदर वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होता है, यानी जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे यदि मोहन कार्य करेगा तभी सफल होगा, यानी सफल कब होगा? यदि मोहन कार्य करेगा। यानी यहाँ पर ये संकेत दिया गया है, यानी यहाँ पर इस वाक्य में बताया गया है कि ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन पे मोहन चलेगा तभी उसे आगे सफलता मिलेगी। अब बात आती है यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य, जिसे आशीर्वाद वाचक भी कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, देखिए बेटा, कई वाक्य हम कहते हैं ईश्वर करे आप सफल हो, आशीर्वाद है आप सफल हो, मैं कामना करता हूं आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। तो यहाँ जब किसी व्यक्ति के प्रति कोई आशीर्वाद, कोई कामना अभिव्यक्त की जाती है तो वो इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। जैसे ईश्वर से कामना है, ईश्वर से कामना है कि मोहन सफल हो, मोहन सफल हो। यहाँ आ जाता है इच्छावाचक, या इसे आशीर्वाद वाचक भी कहते हैं। और अंतिम आता है यहाँ पर संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, और अंत में आता है आदेशवाचक। आदेशवाचक वाक्य जो अपने नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जहां आदेश देने का भाव हो। जैसे मोहन, संबोधित किया है उसे, आप काम कीजिए। यहाँ आदेश का भाव है, ऑर्डर दिया गया है, इसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोबारा से देखिए बेटा, मैंने आपको बताया वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाक्य के दो आधार प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा आता है बनावट या रचना के आधार पर। हमारे पाठ्यक्रम में बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के 3 महत्वपूर्ण अंगों को ही स्थान दिया गया है, लेकिन यह प्रसंग भी हमारे इसी महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अर्थ के आधार पर वाक्य के मूल रूप से 8 भेद होते हैं। जैसा कि आपने इन सारे भेदों में से कुछ वाक्यों का अंग्रेजी भाषा में भी वाक्य के वर्गीकरण के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया है। सबसे पहला आता है विधेयार्थक वाक्य, जिसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें किसी काम के होने का बोध होता है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन कार्य करता है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसी काम के न होने का बोध होता है, वो निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है मोहन कार्य नहीं करता है, यहाँ नहीं के रूप में नेगेटिव जो है वो अर्थ आ रहा है, इसीलिए इसे निषेधात्मक वाक्य कहा गया। फिर आता है प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव निहित होता है, वह प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, और उसके अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी वाक्य को यहाँ मैंने रूपांतरित किया कि मोहन कार्य क्यों करता है, क्या मोहन कार्य करता है, मोहन ने किस कारण से कार्य किया। कई ऐसे रूप इसके बदले जा सकते हैं और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। जब किसी वाक्य में हर्ष, शोक, प्रशंसा, आश्चर्य, विस्मय आदि भावों को प्रकट किया जाए। जैसे अब इसी वाक्य को मैंने यहाँ रूपांतरित किया, शाबाश मोहन ने कार्य किया। यहाँ इसकी प्रशंसा की जा रही है और इसी के साथ विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। वही वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। यहाँ अगला वाक्य है संदेहवाचक। काम हुआ या नहीं उसके बीच में कोई शंका हो, संदेह हो या अस्पष्टता हो, तो वहां संदेहवाचक वाक्य कहा जाएगा। शायद मोहन ने कार्य किया,
अब किया या नहीं किया उसके विषय में यहाँ स्पष्टता नहीं है, पूर्ण हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में भी यहाँ कोई स्पष्टता नहीं दी गई है, इसीलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहा गया है। अगला आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य यानी संकेत दिया गया है कि ये कार्य तब होगा तो इसका ये परिणाम होगा, या ये परिणाम तभी होगा जब ऐसा कार्य किया जाएगा, यानी कंडीशनल सेंटेंस जो आता है उसे यहाँ पर संकेतवाचक की संज्ञा दी गई है। यदि मोहन ने कार्य किया तभी उसे सफलता मिलेगी। अगला वाक्य यहाँ दिया गया है इच्छावाचक वाक्य, जिसे आशीर्वाद वाचन वाक्य भी कहते हैं, जहां किसी व्यक्ति के प्रति आप किसी कामना या शुभ कामना को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे ईश्वर से कामना है कि मोहन सफलता प्राप्त करे, या ईश्वर से कामना है कि मोहन कार्य करे। और अंतिम जो आता है वो है आदेशवाचक वाक्य। आदेशवाचक का अर्थ है जिसमें किसी व्यक्ति को आदेश देकर के किसी काम को करने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसे मोहन, यहाँ संबोधन है, आप काम कीजिए, आप पढ़िए, यहाँ क्या है, ये आदेश दिया गया है, तो ये कहलाएगा इसका आदेशवाचक वाक्य। ये हुए अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद। बेटा मैंने यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा का सामान्य परिचय देने के साथ साथ उदाहरण के द्वारा अपनी बात को साबित किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है रूपांतरण, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट कीजिए, रूपांतरित कर दीजिए, बदल दीजिए। ये कैसे कर पाओगे? जैसा मैंने आपके सामने इस उदाहरणों में स्पष्ट किया है। वाक्य एक ही चल रहा है, मोहन कार्य करता है, लेकिन एक स्तर के बाद दूसरे स्तर तक पहुंचते पहुंचते इसी वाक्य को किस आधार पर आप बदलते जाएंगे, रूपांतरित करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे, वो प्रक्रिया यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। ये है यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब आता है अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके आधार पर ही हमारे बोर्ड के एग्जाम में प्रमुख प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने अनिवार्य हैं, क्योंकि यदि हमें अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो इन महत्वपूर्ण 3 अंगों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। बात आती है बनावट या रचना के आधार पर। आपसे प्रश्न किस क्रम में पूछा जाएगा? प्रश्न का यहाँ क्रम है, बनावट के आधार पर वाक्यों का कितने भेद निर्धारित किए गए हैं, या बनावट के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर बनावट के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, जिनका आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया है। सबसे पहला आता है यहाँ पर सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा आता है यहाँ पर संयुक्त वाक्य, और तीसरा वाक्य है यहाँ पर मिश्रित वाक्य। यहाँ है रचना के आधार पर। अब यहाँ पर कई प्रश्न दिए गए हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। बदल दिया इसको, बनावट के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। विद्यार्थी की असमंजस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो भी परीक्षक है वो इस तरह से प्रश्न बदल कर भी आपके सामने उपस्थित कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बनावट और रचना एक ही शब्द है और इसके आधार पर वाक्य के मूल रूप से 3 भेद हैं। वाक्य के भेदों में सबसे पहला आता है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो आइए इनकी परिभाषा उदाहरण के साथ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला आता है सरल वाक्य। ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य जो अपने नाम से ही बता रहा है कि ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। मैंने यहाँ पे लिखा माँ बाजार जाती है, बाजार से सब्जी लाई। जो भी मैंने वाक्य लिखा, या मैंने लिखा गंगा पहाड़ों से निकलती है, तो इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। एक कर्ता है और इसी कर्ता की एक ही क्रिया है। जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य है और उसकी एक ही क्रिया हो रही हो तो वह वाक्य साधारण वाक्य कहा जाएगा। हाँ जी, कभी कभी
आप लोगों को परेशान करने या असमंजस की स्थिति में डालने के लिए यहाँ पर उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं माँ के साथ बाजार गया। मोहन तथा सोहन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह भी बिल्कुल सरल या साधारण वाक्य में ही गिना जाएगा। यहाँ कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, यानी उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय तो एक ही है, उनकी क्रिया तो एक ही है। एक ही विधेय होने के कारण चाहे उद्देश्य एक से अधिक ही क्यों ना हो, इसे हम सरल या साधारण वाक्य में ही गिनेंगे। तो यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है? जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, अथवा जब किसी वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया यानी विधेय एक ही होता है, तो वह कहलाता है सरल वाक्य। तो यहाँ सरल वाक्य की पूरी जानकारी आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत की गई है। अब बात आती है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं या पहचान सूचक चिन्हों या महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दो सरल वाक्य। जब भी सरल आपको संयुक्त वाक्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो यहाँ होंगे दो सरल उपवाक्य। दो सरल उपवाक्यों को हमने क्या किया? समाधिकरण, समानाधिकरण चिन्ह या शब्द। समानाधिकरण शब्द कौन से होते हैं? और, तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये आदि शब्द हैं। इनके माध्यम से जब दो अलग अलग सरल वाक्यों को परस्पर जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बनाया जाए तो वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। दोबारा से देखिए मैंने क्या परिभाषा बोली। संयुक्त यानी जुड़ना। किन वाक्यों का जुड़ना? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिला करके जब एक पूर्ण वाक्य बनता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आज की कक्षा का यहीं समापन करते हैं बेटा। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में जो शुक्रवार को आयोजित होगी। धन्यवाद।